नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल सिसोदिया। आप देख रहे हैं ईपीसी वर्ल्ड न्यूज। शुरू करते हैं आज के हिंदी बुलेटिन के हेडलाइन से। गुजरात ने 500 मेगावाट सौर परियोजनाओं के लिए भूमि के साथ ईपीसी पैकेज कर दिया टेंडर। वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज को 990.60 करोड़ का मिला ईपीसी ऑर्डर। मोदी ने 32,000 करोड़ की परियोजनाएं की समर्पित। निवासियों की मांग है कि गर्मी से पहले बिजली के बुनियादी ढांचे को किया जाए दुरुस्त। भारतीय उपमहाद्वीप आर्थिक गतिविधियों के मामले में रहा है प्रमुख क्षेत्र। एक्सिस सिक्योरिटीज, पीएनसी इंफ्राटेक एंड एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग और आहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स पर उत्साहित है। जापान ने भारत में 9 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए दिया 12,814 करोड़ का ऋण। माध्यमिक विद्यालयों के बुनियादी ढांचे में सुधार से 17 लाख छात्रों को होगा लाभ। जेएमआर ग्रुप और यू सोलर ने भारत में 250 मेगावाट की सौर परियोजनाएं विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर किए हस्ताक्षर। सरकार ने पूर्वोत्तर को बदलने के लिए 10 वर्षों में 5 लाख करोड़ का किया निवेश। ओमेक्स यूपी में 385 करोड़ की 2 बस टर्मिनल परियोजनाएं करेगा विकसित। कोयला मंत्रालय ने गैसीकरण परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए मुंबई में दूसरे उद्योग संवाद का किया आयोजन। शुरू करते हैं खबरें विस्तार से। गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कंपनी ने राज्य में कहीं भी 500 मेगावाट तय की सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भूमि के साथ इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण ईपीसी पैकेज के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं। कार्य के दायरे में जीआईपीसीएल को पहचान, अधिग्रहण और स्वामित्व का पूर्ण हस्तांतरण या बाधा मुक्त भूमि का पट्टा शामिल है। डेवलपर को गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन सबस्टेशन के लिए ग्रिड कनेक्टिविटी की पहचान और व्यवस्था भी करनी होगी। इंटरकनेक्शन बिंदु पर गारंटीकृत उत्पादन के लिए प्रदर्शन परीक्षण के साथ साथ डेवलपर परियोजना के सभी ईपीसी कार्यों के लिए भी जिम्मेदार होगा। चयनित डेवलपर को कमीशनिंग की तारीख से 5 साल तक परियोजनाओं के संचालन और रखरखाव की देखरेख भी करनी होगी। बोली जमा करने की अंतिम तिथि 2 अप्रैल 2024 है और बोली खोलने की तारीख अभी तय नहीं की गई है। सौर ऊर्जा इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण ईपीसी प्रमुख वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने एक घरेलू कंपनी से 990.60 करोड़ का ऑर्डर हासिल किया है। वारी रिन्यूएबल के अनुसार 990.60 करोड़ का ऑर्डर टर्नकी आधार पर 980 मेगावाट पावर से 700 MWAC के सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए ईपीसी कार्य के निष्पादित के लिए है। इस बीच कंपनी के शेयर सोमवार को 4,428.75 रुपए पर बंद होने के बाद मंगलवार को 4,650.15 रुपए ऊपरी मूल्य बैंड तक पहुंच गया है। जम्मू कश्मीर के विकास में एक नया अध्याय जोड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में 32,000 करोड़ से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। कई परियोजनाएं रेलवे, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, विमान, पेट्रोलियम और नागरिक बुनियादी ढांचे सहित कई क्षेत्रों से हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित जम्मू कश्मीर बनाने के लिए सरकार का ध्यान गरीबों, किसानों, युवाओं और नारी शक्ति पर है। मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर तेजी से शिक्षा और कौशल विकास का प्रमुख केंद्र बन रहा है। उन्होंने 2013 में उसी स्थान पर जम्मू कश्मीर में आईआईटी और आईआईएम बनाने की गारंटी देने को याद किया और साथ ही ये भी कहा कि वो गारंटी आज पूरी हो रही है। शहर के विभिन्न इलाकों में जर्जर बिजली बुनियादी ढांचे से चिंतित फेडरेशन ऑफ नोएडा रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने मांग की है कि गर्मियों से पहले मरम्मत कार्यों को प्राथमिकता पर लिया जाए। बिजली वितरण कंपनी पीवीवीएनएल
नोएडा के अधिकारियों ने कहा कि डिस्कॉम शहर के विभिन्न हिस्सों में मरम्मत कार्यों पर काम कर रहा है और उठाए गए मुद्दों का भी समाधान किया जाएगा। सोमवार को एक बैठक के दौरान निवासियों और एसोसिएशन के सदस्यों ने सेक्टर 15, 20 और 31 के साथ अन्य स्थानों सहित विभिन्न क्षेत्रों में बिजली के बुनियादी ढांचे की खराब स्थिति की ओर इशारा किया है। ये आरोप लगाया गया था कि बिजली के खंभे, ट्रांसफार्मर आदि पुराने हो गए और उनमें जंग लग गया है, जबकि पैनल बॉक्स और फीडर जंक्शनों की मरम्मत के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। जो खराब स्थिति में निवासियों ने कहा कि इसके अलावा असुरक्षित बिजली पैनल बॉक्स सेक्टर 28 में राहगीरों और स्कूली बच्चों के लिए खतरा पैदा करते हैं। मानव सभ्यता कम से कम 5000 वर्षों से अस्तित्व में है। उन 5 मिलेनियम में से अधिकांश के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप आर्थिक गतिविधियों के मामले में प्रमुख क्षेत्र रहा है। जब विश्व सकल घरेलू उत्पाद में हमारे योगदान की बात आती है तो हम आसानी से 20% से 30% की सीमा में हैं। ये 18वीं सदी के अंत से 20वीं सदी के मध्य तक बदल गया, जिसमें वो अवधि भी शामिल थी जब देश ब्रिटिश शासन के अधीन था। जब आधुनिक भारत ने स्वतंत्रता हासिल की तो हम वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 1% से भी कम योगदान देने वाले एक गरीब देश थे। भारत को 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने में 6 दशक लग गए, लेकिन आज की 3.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था का आखिरी ट्रिलियन बनने में केवल 5 साल लगे। गति बढ़ाने की उम्मीद है और हम 2035 तक 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का सपना देखते हैं। एक स्तर निश्चित रूप से पहुंच के भीतर है। बुनियादी ढांचा उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है जो देश को इस लक्ष्य तक ले जा सकता है। इस क्षेत्र में सड़कें और राजमार्ग, बंदरगाह, हवाई अड्डे, रेलवे, ऊर्जा, बिजली परिवहन, गोदाम, डेटा सेंटर, लॉजिस्टिक्स, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क और बहुत कुछ शामिल है। जैसे जैसे दलाल स्ट्रीट की तीसरी तिमाही की कमाई का मौसम करीब आ रहा है, परिणाम काफी हद तक उम्मीदों के अनुरूप है। एक्सिस सिक्योरिटीज के अनुसार इसके कवरेज के तहत सड़क बुनियादी ढांचा कंपनियों ने 7% की राजस्व वृद्धि दर्ज की है। NHAI द्वारा कम पुरस्कार देने की गतिविधि और ईपीसी परियोजनाओं में उच्च प्रतिस्पर्धी तीव्रता के कारण तिमाही के दौरान कंपनियों के लिए ऑर्डर प्रवाह कम रहा। प्रबंधन ने वित्त वर्ष 2024 के लिए अपने ऑर्डर प्रवाह मार्गदर्शन को उनकी पहले की परिकल्पना संख्या से 30 से 40% कम कर दिया है। हालांकि ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि वो सकारात्मक लग रहे थे और उनका मानना था कि वित्त वर्ष 2015 में ऑर्डर सेवन में तेजी आएगी, क्योंकि बोली पाइपलाइन 1.8 लाख करोड़ रुपए से अधिक पर मजबूत बनी हुई है। जापान सरकार ने मंगलवार को भारत में विभिन्न क्षेत्रों की 9 परियोजनाओं के लिए लगभग 12,814 करोड़ का आधिकारिक विकास सहायता ऋण देने की प्रतिबद्धता जताई। भारत की ओर से वित्त मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव विकासशील और भारत में जापान के राजदूत सुजुकी हिरोशी के बीच समझौते के लिए नोट्स का आदान प्रदान किया गया। 9 परियोजनाएं जिनके लिए ODA ऋण सहायता प्रतिबद्ध है वो है उत्तर पूर्व सड़क नेटवर्क कनेक्टिविटी सुधार परियोजना, धुबरी फुलबारी पुल, उत्तर पूर्व सड़क नेटवर्क कनेक्टिविटी सुधार परियोजना, NH 127B, तेलंगाना में स्टार्टअप और इनोवेशन को बढ़ावा देने की परियोजना, चेन्नई पेरिफेरल रिंग रोड फेज 2 के निर्माण की परियोजना, हरियाणा में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए परियोजना, राजस्थान में जलवायु परिवर्तित प्रतिक्रिया और पारिस्थितिकी तंत्र सेवा संवर्धन के लिए परियोजना, नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च कोहिमा में मेडिकल कॉलेज अस्पताल की स्थापना के लिए परियोजना और उत्तराखंड में शहरी जल आपूर्ति प्रणाली में सुधार के लिए परियोजना और साथ ही समर्पित माल गलियारे की परियोजनाएं हैं। गुजरात के शिक्षा मंत्री कुबेर डिनोर ने मंगलवार को विधानसभा को बताया कि सरकार के महत्वाकांक्षी मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस 2.0 के तहत 17 लाख से अधिक छात्रों को लाभ पहुंचाने के लिए राज्य के लगभग 5,000 सरकारी और सहायता प्राप्त माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बुनियादी ढांचे का उन्नयन किया जा रहा है। साल 2023 से 24 में बजट आवंटन पर विवरण साझा करते हुए उन्होंने आगे कहा कि सरकारी और अनुदान प्राप्त प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में बुनियादी ढांचे के सुधार के लिए 3500 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई थी।
उन्होंने आगे बताया कि लगभग 15,000 नई कक्षाओं का निर्माण पहले ही किया जा चुका है और परियोजना के तहत अन्य 15,000 नई कक्षाओं का निर्माण कार्य प्रगति पर है। मंत्री ने रेखांकित किया कि जहां 25,000 कक्षाओं के लिए बुनियादी ढांचे का उन्नयन पूरा हो चुका है, वहीं अन्य 45,000 कक्षाओं के लिए सुधार कार्य प्रगति पर है। GMR समूह की नवीकरणीय शाखा GMR ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और बेंगलुरु स्थित सौर EPC और RSCO कंपनी यू सोलर क्लीन एनर्जी सॉल्यूशंस ने सौर परियोजनाओं की अपनी 250 मेगावाट की पाइपलाइन को निष्पादित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। अगले 2 वर्षों के भीतर भारत में कई राज्य MOU कंपनियों को अपने स्थायी ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ऑन साइट और ऑफ साइट मोड में छतों और जमीन दोनों पर देश भर में सौर फोटोवोल्टिक बिजली संयंत्र विकसित करने में सहयोग करने में सक्षम करेगा। बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में GMR के निवेश और यू सोलर की मजबूत व्यवसाय उत्पत्ति और विकसित टीम के साथ सहयोग ने दोनों कंपनियों को एक जीत की स्थिति बनाने में सक्षम बनाया है, जिससे ऊर्जा उपभोक्ता बाजार में नेताओं के साथ काम करने से लाभान्वित हो सकते हैं। केंद्रीय मंत्री BL वर्मा ने सोमवार को कहा कि केंद्र सरकार ने 2014 से उत्तर पूर्व में 5 लाख करोड़ का निवेश किया है, जबकि इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए 11 लाख करोड़ रुपए और निवेश किए जाएंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री ने कहा कि देश के इस हिस्से में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। वर्मा ने नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट के मौके पर PTI भाषण से कहा कि सरकार 2014 से पहले ही 5 लाख करोड़ का निवेश कर चुकी है। बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए विकासात्मक परियोजनाओं पर क्षेत्र में 11 लाख करोड़ का निवेश किया जा रहा है। रियल एस्टेट फर्म ओमेक्स 385 करोड़ रुपए की अनुमानित निर्माण लागत पर 2 बस टर्मिनल परियोजनाएं विकसित करेगी। एक लखनऊ के अमौसी में और दूसरी उत्तर प्रदेश के अयोध्या धाम में। कंपनी ने कंसोर्टियम के प्रमुख सदस्य के रूप में बोली में भाग लिया था और परियोजना के लिए 16 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा एक सफल बोलीदाता घोषित किया गया था। बस टर्मिनलों का निर्माण लखनऊ के अमौसी में 20,170 वर्ग मीटर भूमि पर किया जाएगा और दूसरा अयोध्या धाम में 36,426 वर्ग मीटर भूमि पर। इन बस टर्मिनलों को PPP आधार पर डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन और हस्तांतरण मॉडल के तहत विकसित किया जाएगा। UPSRTC द्वारा नियत समय में ओमेक्स को आशय पत्र जारी किया जाएगा। बी टुगेदर डेवलपर्स और राधिका बिल्डवेल ओमेक्स के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम की 2 सदस्य कंपनियां हैं। अमौसी लखनऊ परियोजना के लिए अनुमानित निर्माण लागत लगभग होने की उम्मीद है 160 करोड़ रुपए और अयोध्या धाम परियोजना के लिए लगभग 225 करोड़ रुपए है। कोयला लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करते हुए 16 फरवरी को हैदराबाद में आयोजित एक सफल उद्योग बातचीत के बाद कोयला मंत्रालय 21 फरवरी को मुंबई में एक और कार्यक्रम की तैयारी कर रहा है। कोयला मंत्रालय की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार कोयला मंत्रालय के सचिव अमृत लाल मीना के नेतृत्व में इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के प्रचुर कोयले के लाभ उठाते हुए देश भर में कोयला लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के विकास और व्यापक रूप से अपनाना है। ऊर्जा पहल के लिए लिग्नाइट संसाधन भारत सरकार ने हाल ही में कोयला लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए एक योजना को मंजूरी दी है, जिसमें 3 श्रेणियों सरकारी, सार्वजनिक उपक्रमों, निजी खिलाड़ियों और छोटे पैमाने की परियोजनाओं के तहत 8,500 करोड़ रुपए का निवेश परिव्यय आवंटित किया गया है। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि ये पहल ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने, आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के माध्यम से पर्यावरण प्रभाव को कम करने के सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप है। आज के EPC बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।